वीनस से ग्रामीण कन्या को चित्रित करना यथार्थवादी कलाकारों को ज़्यादा पसंद आया। उसने देखा कि बाह्य रूप में नीरसता दिखाई देने वाली जो वास्तविकता में इतनी विविधता है कि उसका कोई पार नहीं। वह कलाकार को वास्तव सृष्टि में ही चित्रण योग्य अनंत विषय मिल सकते हैं यदि वह अपनी खुली आंखों से देखने, वह बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या पक्षपात के विचार करने की कोशिश करे। इस प्रकार के दृष्टिकोण में मूलगामी परिवर्तन होते ही यथार्थवादी कलाकार को परंपरागत आदर्श सौंदर्य से मानव शरीर का नैसर्गिक रूप, कपोल कल्पित कथाओं से सत्य घटनाएं और काल्पनिक वातावरण से सत्य परिस्थिति अधिक प्रिय व चित्रण के योग्य लगने लगी थी। और ऐसी ही जो सर्वसामान्य मानव प्रकृति है या दैनंदिन जीवन है, सुख दुख है, कहानियां हैं जो कि वहाँ पे घटित हो रहा है और यथार्थ रूप में विद्यमान है, उस चीज़ को उन्होंने पेंट करना शुरू किया। और चित्रकार केवल कल्पना पर निर्भर नहीं रहा और उसके बजाय वो जो आसपास की दुनिया में प्रेक्षक के रूप में निरीक्षण करने लगा और उसकी कला जीवन में सच्चा दर्पण बन गई। हम देखते हैं कि डोमिये की जो कला शैली है उसमें अंकन के सहज सामर्थ्य, नैसर्गिकता के गुण, पुरानी जो नियमितता है उसको या एक सारता है वो हटाकर ये सब चीज़ें उनके काम में हमको देखने को मिलती है। यथार्थवाद के कारण कलाकार के व्यक्तिगत चिंतन व दर्शन को प्रोत्साहन मिला और वह बंधन मुक्त होकर सृजन में व्यस्त हो गया। हम ये भी देखते हैं कि भिन्न प्रकृति के कलाकारों को भौतिक स्तर पर अपनी सृजनात्मक भावनाओं की पूर्ति का यथार्थ एकमात्र प्रभावी साधन प्रतीत होने लगा ये यथार्थवाद। और यहाँ के जो कलाकार थे वो समाज सेवा से प्रेरित होकर जो भी वहाँ की जीवन यापन करने वाली जो जनता थी, जो दुखी थी, पीड़ित थी, उनके लिए उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण चित्रण कार्य किया। और इन कलाकारों को पता चला कि जो पीड़ित वर्ग है उनका जो पूरा इम्पैक्ट है वो कला के ऊपर एक प्रभाव स्थापित करने वाला है। और सिर्फ पीड़ित वर्ग ही नहीं, उन्होंने जो कुछ पारिवारिक चित्र हैं उनसे संबंधित भी चित्र बनाए, जैसे परिवार के साथ वन भोजन करने जाना या फिर घरेलू कामकाज, खेल या घरेलू जो फेस्टिवल हैं उन लोगों को उनके अंदर जो व्यस्त व्यक्ति है, जो प्रसन्न है, उत्साहपूर्ण माहौल में वे जीवन यापन कर रहे हैं, इसको भी उन्होंने अपने चित्रों का विषय बनाया। और कलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी स्वाभाविक अभिरुचियों के अनुसार निजी विचारों से चित्रण करने का उद्यत होकर अपने पृथक कलात्मक व्यक्तित्व को अनुभव भी करने लगा। ये नवीन विचारधारा आधुनिक कला के विकास में सहायक भी हुई। हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने रोमांटिक जो पेंटर गोया है उसने जैसा काम किया, तो हम डोमिये को भी गोया की तरह ही आंकते हैं, क्योंकि जहाँ तक गोया असत्य, पाखंड और अन्याय से घृणा करता था, उसी तरह से डोमिये का भी यही मानना था। जैसे डोमिये के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस समय वैसे कार्टून इलस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई थी और डोमिये ने कार्टून इलस्ट्रेशन बनाकर और न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करवाए थे। तो ये जो इनके इलस्ट्रेशन थे, व्यंग्य चित्र थे, वे उस समाज के लिए एक तरह से व्यंग्य था और उस व्यंग्य के आधार पर उन्होंने राजा की निंदा किया, राजा की निंदा से संबंधित या फिर वकील या जो भ्रष्ट लोग हैं, इन लोगों से संबंधित उन्होंने काम भी किया। राजा की निंदा वाला जो चित्र था उस पे उनको कारावास भी हो गया था और उनको कार्टून बनाने पर प्रतिबंधित कर दिया था कि वे कार्टून नहीं बना सकते। और
जबकि वो उम्र में बहुत छोटे थे, उस वक्त 22 वर्ष के ही थे, और इस कारण से उनको गरीबी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि व्यंग्य चित्र ही, रेखा चित्र ही उनके जो उनके जीविकोपार्जन का साधन रहा था। और इसके बाद उन्होंने एक मैगजीन थी मंथली, ला कैरिकेचर, उसमें व्यंग्य चित्रकार का काम छोड़ दिया था। और इसके बाद उन्होंने ला शारीवारी दैनिक पत्रिका में रेखा चित्र बनाया था। और आपको ध्यान में ये भी डालना चाहती हूँ कि ला शारीवारी पत्रिका में से उनको निकाल दिया गया था, फिर पुनः ला शारीवारी पत्रिका में कम दाम पे उनको नौकरी भी मिल गई थी। और इसमें फिर से वे रेखा चित्र बनाने लगे थे, क्योंकि रेखा चित्र बना के ही वे अपने घर का खर्चा चला सकते थे, क्योंकि इतना उनके पास पैसा नहीं था कि वो पेंटिंग बनाते। अगर वो पेंटिंग बनाते तो वो बहुत आगे या बहुत प्रखर जो कलाकार है उनकी श्रेणी में पहले ही आ जाते। पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी जो कलात्मक रुचि है वो दबाई नहीं, क्योंकि वो एक सामान्य कलाकार नहीं थे। उन्होंने अपनी जो कला है वे रेम्ब्रांट, रूबेंस जैसे जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके सत सानिध्य में सीखी, वो भी लूव्र संग्रहालय में उनकी कला का अध्ययन करते हुए। हम देखते हैं कि सैकड़ों रेखाचित्र बनाने पर वो अपना खर्च चला सकते थे घर का। 1807 में ला शारीवारी पत्रिका ने जब उनको निकाल दिया था, तो अब उनको थोड़े बहुत रंगीन चित्र बनाने का समय मिला, परंतु कुछ एक, क्योंकि इतना उनके पास धन संपदा नहीं थी। इसके बाद वो पेरिस छोड़ के एक छोटे से गांव में रहने लगे थे, और कम तनख्वाह पे फिर वापस उन्होंने 1863 के अंदर ला शारीवारी ज्वाइन कर ली थी। पर उनको गरीबी से उभरने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला। पर हम देखते हैं कि जो डोमिये हैं उनकी कला जो थी या कलाकृतियाँ थी वो संदेशात्मक थी, क्योंकि अब हम देखते हैं कि संदेशात्मक तो थी, परंतु उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय के जो दर्शक थे, उनको जो भी चित्र थे वो या तो मनोरंजन के लिए पसंद आते थे या फिर ज्ञानवर्धक हो। डोमिये जो है उनकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें हम बहुत सारे अभिप्राय देखते हैं, जिसमें संयोजन देखते हैं, रूप की अभिव्यक्ति अलग प्रकार से देखते हैं। ये सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद डोमिये ने आत्म प्रशंसा कभी नहीं की, पर कला समीक्षकों और विद्वानों के बीच में उन्होंने अपना स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं बनाया था, क्योंकि उन लोगों को आज भी उसी प्रकार की पेंटिंग्स जो पुरानी प्रथा थी उस प्रकार के चित्र ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बजाय कि समकालीन विषयों से संबंधित। इसलिए उनके समकालीन विषयों के अंदर हम देखते हैं कि उनके जो भी चित्र हैं वे या तो गरीब तबके के लोग हैं या फिर बहुत अमीर लोग हैं, वकील हैं जिनके अलग अलग मूड हैं, डॉक्टर हैं, न्यायाधीश हैं, व्यापारी हैं, भिखारी के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, प्रेस करने वाली औरत, कपड़े धोने वाली महिला, या फिर जो भी जन सामान्य हैं, हमारे जो छोटे छोटे विषय हैं जिनके आंतरिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से वे लोग परिपूर्ण हैं, ऐसे लोगों को वातावरण के साथ में उन्होंने समकालीन जो इम्पोर्टेंस है उसको बरकरार रखते हुए डोमिये ने अपना काम स्टार्ट किया था। और उनका जो व्यक्तिगत परिश्रम है वो ही उनकी कला साधना थी, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की कि उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन नहीं ली थी। केवल निरीक्षण द्वारा मानव शरीर की रचना वे करते थे। उसमें उन्होंने वेशभूषा हम देखते हैं, वातावरण देखते हैं, बाह्य एवं घरेलू वातावरण जिसके अंदर हम ले सकते हैं, उनका बहुत बारीकी से अध्ययन किया था, वो भी बहुत आश्चर्यजनक तरीके से।
और निरर्थक जो सैद्धांतिक वाद विवाद है उससे वे बहुत दूर थे। इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक चित्र भी बनाया था, द बैटल ऑफ स्कूल जो नामक ये चित्र है। इसके अंदर हम देखेंगे कि बड़ा भिन्न प्रकार का है। इसमें दो चित्रकार चित्रित किए हुए हैं जिन्होंने ढाल और तलवार हाथ में ले रखी है। और ढाल और तलवार ढाल और तलवार के बजाय उन्होंने एक तो तूलिका और एक आधार पट्टी मिश्र फलक हाथ में ले रखा है और उनसे वे लड़ रहे हैं। ढाल और तलवार उसकी जगह नहीं है। हम देखते हैं कि ये चित्र पूरी तरह से रेम्ब्रा और गोया के कला तत्वों से संबंधित या प्रभावित हम मान सकते हैं, पर इसमें ना तो हम रेम्ब्रा की धार्मिकता देखते हैं और ना गोया का कल्पना। पर ये जो चित्र है वो 19वीं शताब्दी के समाज के जीवन के बाह्य जो नकली आवरण है उसके पीछे छिपे हुए कड़वे सच को उन्होंने सब लोगों के सामने लाया है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कल्पना के बजाय यहाँ पे उपहास है, व्यंग्य है। और क्योंकि चित्र में हम देखेंगे कि जो भी चित्रों में चेहरों के भाव हैं वो बड़े बनावटी हैं, झूठे लग रहे हैं। मुद्राभिनय जो है वो कृत्रिम सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद ही बनाए हैं, जिसमें मानव को पाखंडी चित्रित किया है और उसका व्यंग्य किया है। डोमिये ने अक्सर गरीबों के दुख और उच्च वर्ग के अन्यायपूर्ण व्यवहार का भांडाफोड़ किया है। उनके व्यंग्य चित्र में न्यायालय, रेल के डिब्बे, रंगमंच के दृश्य, डॉन क्विक्सोट की कहानी, इस प्रकार की कहानियाँ और ये सब बड़ी प्रसिद्ध